चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था अभिक्रिया के दर के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था अभिक्रिया के दर के बारे में। फिर ग्राफ के आधार पर अभिक्रिया का दर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। ग्राफ के आधार पर अभिक्रिया का दर, ग्राफ के आधार पर अभिक्रिया का दर कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने बताया था आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत अभिक्रिया दर कैसे निकालते हैं और तात्क्षणिक अभिक्रिया दर ग्राफ की मदद से कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई अभिक्रिया दी हुई है, सांद्रता में बदलाव दिया हुआ है, तो उसकी मदद से अभिक्रिया का दर कैसे निकालेंगे, उस पर आधारित मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग का यहाँ टॉपिक आता है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ से कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेंगे। तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, हम लोग बारी बारी से सभी कारकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उन सभी कारकों में से पहला कारक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अभिकारक का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। अभिकारक का सांद्रण, सांद्रण का मतलब होता है अभिकारक की मात्रा। सांद्रण का मतलब क्या होता है? अभिकारक की मात्रा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि मान लो आप एक बर्तन लेते हो, एक बर्तन में आपको दो अभिकारक लेते हो, एक ए और एक बी, ठीक है। बर्तन के एक कोने पर आप ए को डाल दो, बर्तन के एक कोने पर आप बी को डाल दो, ठीक है। मात्रा बहुत कम आप लिए हो, नहीं तो अगर ए और बी के बीच में टकराव नहीं होगा, प्रभावी टकराव उनके बीच में नहीं होगा, तो क्या उनके बीच अभिक्रिया होगा? उनके बीच में अभिक्रिया नहीं होगा। तो हम लोग को अभिक्रिया करवाना है, नहीं तो अभिक्रिया कब होगी? अभिक्रिया तभी होगी जब अभिकारकों के बीच में टकराव होगा। अभिक्रिया तभी होगी जब अभिकारकों के बीच में क्या होगा भाई? टकराव होगा। टकराव होने के लिए जरूरी है कि अभिकारकों की पर्याप्त मात्रा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा बर्तन में उपस्थित रहे। अभिकारकों की जितनी ज्यादा मात्रा उपस्थित रहेगा, अभिकारकों की जितनी ज्यादा मात्रा बर्तन में उपस्थित रहेगी, अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अभिकारक आपस में टकराएंगे, सही दिशा में टकराएंगे, पर्याप्त मात्रा में उनके पास ऊर्जा होगी, तो अभिकारक उत्पाद में बदलने लगेंगे, यानी अभिकारक खर्च होने लगेंगे। यानी समय के साथ अभिकारक की मात्रा में बदलाव आने लगेगा, तभी हम अभिक्रिया का दर निकाल पाएंगे। क्योंकि अभिक्रिया के दर के लिए आपको पढ़ाया गया है, अभिक्रिया के दर में डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव बटा समय में बदलाव। यानी समय में बदलाव के साथ अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में बदलाव आना चाहिए। तो अभिकारक की मात्रा में बदलाव आए, यानी अभिकारक की मात्रा खर्च हो, तभी ना बदलाव आएगी। तो अभिकारक की मात्रा खर्च हो, इसके लिए जरूरी है कि अभिकारक आपस में टकराएं। अभिकारक आपस में टकराएं, इसके लिए जरूरी है कि बर्तन में अभिकारकों की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहे। कम मात्रा रहेगी तो अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना कम हो जाएगी। अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना कम होगी तो उत्पाद कम बनेगा, तो अभिक्रिया का दर भी कम आएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट यही बनता है कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, उनके बीच में प्रभावी टकराव की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव की संभावना जितनी ज्यादा होगी, उत्पाद उतनी तेजी से बनेगा, अभिकारक उतनी तेजी से खर्च होंगे समय के साथ, तो अभिक्रिया का दर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। यानी सिंपल भाषा में कहें तो अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा ज्यादा है तो उस अभिक्रिया का दर ज्यादा होगा, और अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का मात्रा यानी सांद्रण कम है तो उस अभिक्रिया का दर कम होगा, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी अभिक्रिया में सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, जिसके कारण उत्पाद बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, जिसके कारण उत्पाद बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा, अभिक्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा
तो अभिक्रिया का दर भी ज्यादा, अभिकारकों की सांद्रता कम तो अभिक्रिया का दर भी कम। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। नहीं, इसमें भी वही बात लिखा हुआ है कि किसी भी अभिक्रिया में सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, प्रभावी टकराव, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, देखो तो, प्रभावी टकराव। तो प्रभावी टकराव का मतलब होता है अभिकारकों के बीच का वैसा टकराव, प्रभावी टकराव का मतलब होता है अभिकारकों के बीच का वैसा टकराव जो सही दिशा में हो और इस टकराव में अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो, तो उस टकराव को ही प्रभावी टकराव कहते हैं। प्रभावी टकराव का मतलब हुआ एक ऐसा टकराव, अभिकारकों के बीच में ऐसा टकराव जो सही दिशा में हो और उस समय अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो। यानी अगर दो अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव होता है, अगर कोई ऐसा बोलता है, तो अगर दो अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव होता है तो वो निश्चित रूप से उत्पाद का निर्माण करेंगे, ये फैक्ट है। सिर्फ टकराव होने से उत्पाद नहीं बनता है, प्रभावी टकराव होगा तो ही उत्पाद बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से हम लोग को बताया गया नहीं कि अभिक्रिया का दर समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के। अभिक्रिया का दर समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में सीधा संबंध है, अभिक्रिया का दर और अभिकारक की सांद्रता में सीधा संबंध है। यानी अभिकारक की सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया का दर ज्यादा, अभिकारक की सांद्रता कम तो अभिक्रिया का दर भी कम। यही बात हम लोग को बताया गया, सीधा संबंध है। उसी को रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अभिक्रिया के दर को R से दर्शाया जाता है, तो R समानुपाती, अभिकारक के सांद्रता को ब्रैकेट में R लिखा गया, तो ये हम लोग का हो गया R समानुपाती अभिकारक का सांद्रण। ये ब्रैकेट के अंदर जो R है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिकारक के सांद्रता को। फिर लिखा गया R बराबर समानुपाती का साइन था, के कांस्टेंट लगाया गया K, और ये अभिकारक का सांद्रण था, R बराबर K अभिकारक का सांद्रण। जहां अब सबका मतलब लिखा गया है R क्या है भाई, तो अभिक्रिया का दर, R का मतलब है अभिक्रिया का दर। ठीक है, K क्या है, तो K को बोलते हैं वेग स्थिरांक, K को बोलते हैं वेग स्थिरांक, या उसे बोलते हैं दर स्थिरांक, या बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो R क्या हो गया भाई, अभिक्रिया का दर, रेट ऑफ रिएक्शन, K क्या है, वेग स्थिरांक, और R क्या है, तो अभिकारक का सांद्रण यानी अभिकारक की सांद्रता। वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। चलिए अब यहाँ से R बराबर K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, ये जो समीकरण लिखा गया है, ये जो समीकरण है आपका, इस समीकरण को क्या कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है, देखो, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने वाला यह समीकरण, यानी कौन सा समीकरण, यह समीकरण अभिक्रिया के वेग को, यही ना R का मतलब क्या है, दर बोले या वेग बोले। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के वेग को या दर को प्रदर्शित करने वाला समीकरण क्या कहलाता है भाई, वेग समीकरण या अवकल वेग समीकरण कहलाता है, वेग समीकरण या अवकल वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलो R बराबर KR हम लोग फिर से लिख दिए, अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक और अभिकारक का सांद्रण। अब ये बोल रहा है कि इस फॉर्म, ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे हुए हैं समीकरण, इस समीकरण में अभिकारक का सांद्रण 1 मोल पर लीटर हो जाए। यदि अभिकारक का सांद्रण बराबर 1 मोल पर लीटर हो जाए तो R बराबर क्या आ जाएगा, K, R बराबर क्या आ जाएगा, K। ठीक है, यानी ये जो वेग स्थिरांक है ये अभिक्रिया का दर है, वेग स्थिरांक जो है ये अभिक्रिया के दर के बराबर है। कब, जब अभिकारक का सांद्रण इकाई है तब। तो अगर कोई बोलता है कि वेग स्थिरांक का परिभाषा दो, तो हम वेग स्थिरांक का परिभाषा दे सकते हैं। कैसे भाई, तो हम वेग स्थिरांक का परिभाषा देंगे कि इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का जो वेग होता है, इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का जो वेग होता है, उसी वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग के बराबर है वेग स्थिरांक। कब है, जब अभिकारक की सांद्रता क्या है, 1। यानी आप एक बर्तन ले लिए, उसमें अभिकारक का सांद्रता जो है 1 मोल आप A ले लिए, 1 मोल B ले लिए,
नहीं, अभिकारक की सांद्रता कितनी है? 1 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ए ले लिए, 1 मोल बी ले लिए, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है? 1 हो गई। तो अगर अभिकारक की सांद्रता आपकी 1 है, अगर अभिकारक की सांद्रता आपकी 1 है, ठीक है, यानी आप एक बर्तन लिए, उसमें 1 मोल ए 1 मोल बी डाल दिए, ठीक है, उस समय जो अभिक्रिया का वेग होगा वह वेग स्थिरांक के बराबर होगा। उस समय जो अभिक्रिया के वेग का मान आएगा वही मान वेग स्थिरांक का मान होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में सीधा संबंध है। अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में सीधा संबंध है। अगर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्यादा होगा तो उसके अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि k का मान ज्यादा तो r का मान भी ज्यादा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि k का परिभाषा कि अभिकारक के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया के दर को वेग स्थिरांक कहते हैं। वही बात हम लोग को यहाँ से लिख दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के वेग। रासायनिक अभिक्रिया के वेग यानी आर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मतलब आर, ठीक है, तथा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता यानी आर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल आर यानी अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच में संबंध, के बीच संबंध को बताने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान अनुपाती क्रिया नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये क्या है समझने की कोशिश करना है। तो अभिक्रिया के दर और अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया के दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच के संबंध को बताने के लिए, संबंध को बताने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम आया, नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन सबसे पहले आया, जिसने हमें बताया कि भाई अभिकारक का सांद्रण अगर बढ़ता है तो उससे अभिक्रिया का दर कितनी तेजी से बढ़ेगा। अभिकारक का सांद्रण अगर बढ़ता है तो अभिक्रिया का दर कितनी तेजी से बढ़ेगा, इसकी जानकारी देने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा नियम आया? द्रव्यमान क्रिया, सॉरी, लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग को सबसे पहले आया, जिसको हिंदी में कहा गया द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम, ठीक है। यानी कितना सांद्रण बढ़ाएंगे, अभिकारक का सांद्रण अगर 2 गुना कर देंगे तो अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ जाएगा। अगर अभिकारक का सांद्रण 5 गुना कर दें तो अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ जाएगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहला जो इक्वेशन आया वो आया हम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम, ठीक है। ये जो नियम था ये नॉर्वे एक जगह है, नॉर्वे के रहने वाले थे 2 वैज्ञानिक गुलडर्ग एवं वेज नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। यानी ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये किसने दिया था भाई? तो 2 वैज्ञानिक थे जो आपको, नॉर्वे कोई जगह है वहां पर वो रहते हैं और वैज्ञानिकों का नाम है गुलडर्ग एवं वेज नामक वैज्ञानिकों ने ये नियम दिया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। बस इंपॉर्टेंट है कि अभिकारकों की सांद्रता और वेग में संबंध सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम के द्वारा दिया गया था। क्या कहता है ये नियम? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ये कोई अभिक्रिया दी हुई है AA प्लस BB CC प्लस DD, ये एक अभिक्रिया दी हुई है। यहाँ पर अभिकारक कौन है? ये आपका A जो है ये अभिकारक है, ये जो B है वो अभिकारक है, यहाँ पर जो C है ये उत्पाद है, ये जो D है ये उत्पाद है। यहाँ पर A जो है ये कोएफिशिएंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये B स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, C भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है और D भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। कैसे कोई रिएक्शन आपको दे दिया जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आप ABCD जो है बैलेंस करने के लिए संख्या यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे नॉर्मल हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं, मान लो यहाँ पर H2 प्लस O2 से आपका बन गया H2O, मान लो कोई अभिक्रिया लिख दिए। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा दिए।
यहाँ भी 2 लगा दिए इस तरह से भाई। तो देख लो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आप जो 2 ये लिखे हुए हैं, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो ये जो 2 दिख रहा है, ये जो 1 दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है, ये क्या है आपका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को कहा जाता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार अगर कोई अभिक्रिया आपको दे दिया हुआ है, नहीं तो अभिक्रिया दे दिया हुआ है, मान लो ये कोई अभिक्रिया आपको दे दिया, अब इस अभिक्रिया का दर आपको लिखना है। तो अभिक्रिया का दर समानुपाती होगा यहाँ पर अभिकारक का सांद्रण A, ये अभिकारक हो गया, और जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। B का सांद्रण नहीं, और जो कोएफिशिएंट है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है जहाँ A तथा B स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे मान लो यही अभिक्रिया लिखा हुआ है, और अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार हमको इसको लिखना हुआ तो हम इसको क्या लिखेंगे, R समानुपाती है H2, ऐसा कोएफिशिएंट 2 तो पावर में 2, O2 उसका कोएफिशिएंट कितना है 1 तो पावर में 1। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ध्यान रखना है। ये किसके अनुसार है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ऐसा हम लोग लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया के लिए। याद रहे कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये सैद्धांतिक है। ये बस उन लोगों को लगा कि भाई अभिक्रिया, उन लोगों को ये लगा कि अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, नहीं अभिक्रिया का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जितना ज्यादा अभिकारक होगा अभिक्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ अभिक्रियाओं के लिए सही है लेकिन सभी अभिक्रियाओं के लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी जिसमें अभिकारक का सांद्रण कितना भी ज्यादा हो, अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। कुछ ऐसा भी अभिक्रिया आपको मिल जाएगा कि अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का दर निर्भर ही नहीं करता है। ठीक है, साथ साथ कुछ ऐसा भी अभिक्रिया हम लोगों को मिलेगा कि अभिकारक की मात्रा ज्यादा है, अभिकारक की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन अभिक्रिया का दर जो है उस अभिकारक की पूरी मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, नहीं उसके कुछ ही मात्रा पर निर्भर कर रहा है, सभी मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें बता पाना कि किसी भी अभिक्रिया का दर पूरी मात्रा पर निर्भर करेगा कि कितनी मात्रा पर निर्भर करेगा, ये बता पाना थ्योरेटिकली किसी रिएक्शन को देखकर बता पाना असंभव है। ये टोटली प्रायोगिक है भाई, एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटली किसी भी अभिकारक को रख के हम लोग प्रयोग करके उसका अभिक्रिया करा के ही हम बता सकते हैं कि अच्छा इतना मात्रा जो है, नहीं इसी पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कि आप 100 ग्राम ए लेते हो और 100 ग्राम बी लेते हो, 100 ग्राम ए और 100 ग्राम बी लेकर बर्तन में डाल दिए, ए और बी आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सी बनाएगा। अब मान लो 100 ग्राम ए में से 50 ग्राम ए खर्च हो गया, 50 ग्राम बी खर्च हो गया, नहीं और 50 ग्राम ए या 50 ग्राम बी बच गया, वो अभिक्रिया हो ये नहीं रहा है, नहीं 50 ग्राम ए 50 ग्राम बी अभिक्रिया करके सी बना दिया, नहीं लेकिन अब जो बचा हुआ 50 ग्राम ए और 50 ग्राम बी है वो अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तो जो अभिकारक अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं क्या उन पर भी अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। नहीं तो ये कह देना कि अभिकारकों की पूरी मात्रा पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, ये बोलना क्या है, गलत है। ये सभी अभिक्रिया केस में लागू नहीं हो सकता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आया, लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सपेरिमेंटल नहीं था, ये प्रायोगिक नियम नहीं है, ये सैद्धांतिक नियम था, थ्योरेटिकल नियम था। वैज्ञानिकों को ऐसा लगा, जो वेज साहब हैं, नहीं और गुलडर्ग साहब जो नाम है, क्या नाम है इनका, गुलडर्ग साहब है, इनको लगा कि अच्छा अभिकारक की सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया का दर भी ज्यादा और ये सभी अभिक्रिया पर लागू होगा। लेकिन ये सभी अभिक्रियाओं पर भाई लागू नहीं होता है। सभी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का दर अभिकारक की पूरी सांद्रता पर निर्भर कर जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये तब हो सकता है जब पूरा अभिकारक आपका खर्च हो जाए, पूरा अभिकारक जो है आपका एक स्टेप में क्या हो जाए, पूरा अभिकारक जो है आपका खर्च हो जाए, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो सभी अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। क्या सभी अभिक्रिया में ये जरूरी है कि सारे अभिकारक खर्च हो जाए, सारे अभिकारक एक स्टेप में ही उत्पाद का निर्माण कर दें? ये कोई जरूरी नहीं है।
लॉ ऑफ मास एक्शन मुख्यतः देखा जाए तो कह सकते हैं कि भाई अत्यंत तीव्र गति की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन पर लागू हो सकता है, क्योंकि अत्यंत तीव्र गति की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारक जो हैं वो एक स्टेप में ही प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं और सारे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया में सारे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, तो उन पर लॉ ऑफ मास एक्शन लग सकता है। लेकिन जो मध्यम दर की अभिक्रियाएं हैं, जो मंद गति की अभिक्रियाएं हैं, जिसमें सारे अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते हैं, अभिकारक की सारी मात्रा पर अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करता है, तो उस केस में लॉ ऑफ मास एक्शन उन पर लागू नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो शुरू में बहुत जल्दी में लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन सभी पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अभिक्रिया का दर अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है, तो पूरी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सभी अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। तो उसी सब बात को यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का दर संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है। अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का दर किसी समय अंतराल में अभिकारकों की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है, जो कि प्रायोगिक रूप से सही नहीं है, जो कि प्रायोगिक रूप से सही नहीं है। तो अभी जो मैंने बात बोला वही सब यहाँ लिखा हुआ है भाई, नहीं कि ये भाई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी अभिकारकों की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है, जो कि प्रायोगिक रूप से सही नहीं है सभी अभिक्रियाओं के लिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, अब यहाँ से लिखा हुआ है इसी कारण से लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ ही अभिक्रियाओं पर लागू होता है, ज्यादातर अभिक्रिया इस नियम का पालन नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। सामान्यतः यह नियम अत्यंत तीव्र गति अभिक्रियाओं पर लागू हो सकता है जो एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं, जो मैंने लिखा वही बात लिखे हुए। लॉ ऑफ मास एक्शन केवल एक सैद्धांतिक नियम है जिसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। ये एक सैद्धांतिक नियम है। सैद्धांतिक नियम का मतलब वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि भाई अभिक्रिया का दर जो होता है वो सांद्रता पर ही निर्भर करता है, सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया का दर ज्यादा, सांद्रता 10 गुना तो अभिक्रिया का दर भी 10 गुना। ऐसा नहीं होता है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए कि एक कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं और एक कोचिंग में 50 बच्चे हैं, नहीं एक कोचिंग में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से हम लोगों का 20 बच्चों का आईआईटी में रिजल्ट हो गया। 50 बच्चे पढ़ाते हैं हम, 50 में से 20 का आईआईटी में रिजल्ट हो गया। अब मेरे पास अगर 100 बच्चे आ जाए, नहीं तो क्या 40 आईआईटी में रिजल्ट हो जाएगा? ये पक्का है। जैसे 50 में से हम 20 गो रिजल्ट आईआईटी में निकाल दिए, ठीक है, 50 गो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता था, उसमें से 20 गो आईआईटी में रिजल्ट निकाल दिए। अब मेरे पास संख्या बढ़ गया, मात्रा बढ़ गया, कई गो स्टूडेंट हो गया? 100 गो, तो सांद्रता बढ़ गया। अब 100 गो विद्यार्थी हो गया तो पहले 20 गो निकलता था 50 गो में से, तो अब 40 गो निकल जाएगा, इसका गारंटी है? इसका गारंटी नहीं है, ध्यान रखना है। ये प्रायोगिक है, जितना बच्चा मेहनत करेगा, जितना बच्चा पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा, सबका रिजल्ट नहीं होगा, दिमाग में बात रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से देखा जाए तो जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, देखो जैसे ये दिया हुआ है 2NO2 + F2, ठीक है, 2NO2 जैसे इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1, ठीक है, और ये 2NO2F आपका बन रहा है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार अगर हमको इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का दर R बराबर K, NO2 का पावर कितना डालेंगे? 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो NO2 का पावर 2, और F2 तो F2 का पावर कितना आएगा? 1। ये किसके अनुसार होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। लेकिन देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन प्रायोगिक रूप से जब चेक किया गया, नहीं प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो क्या पाया गया कि अभिक्रिया का दर R मतलब अभिक्रिया का दर बराबर वेग स्थिरांक और NO2 का पावर यहाँ पर 1, F2 का पावर भी 1। तो देखो तो क्या यहाँ पे जो कोफिशिएंट है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नहीं वो क्या प्रायोगिक रूप से चेक करने पर क्या यहाँ पावर 2 आया है? यहाँ पावर 2 नहीं आया है। तो ये प्रायोगिक रूप से चेक करके दिया गया है, तो ये जो है वो सही है और ये जो है क्या है? गलत है, क्योंकि ये सैद्धांतिक है। ये अभिक्रिया को देख लीजिए और देख के तुम अच्छा
ये 2 है, नहीं तो पूरा NO2 का दोनों मात्रा पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। ये 1 मोल है तो पूरे 1 मोल पर निर्भर करेगा। तो ये अभिक्रिया को देखकर हम लोग किसी भी अभिक्रिया का दर बता सकते हैं भाई। नहीं, किसी भी अभिक्रिया का बस कॉपी पे लिखा हुआ है और कॉपी पे लिखा हुआ देख के हम अभिक्रिया का दर बता सकते हैं, ध्यान रखना है। ये तो वो बात हो गई कि जैसे हम किसी भी विद्यार्थी का चेहरा देख लिए और चेहरा देख के बता दिए कि हाँ ये तो IIT निकाल देगा, बस मेरा ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ वैसे ही थ्योरेटिकल टाइप का बात करता है, नहीं एजम्पशन वाला बात कर रहा है। ध्यान रखना है कि अच्छा कोफिशिएंट 2 तो पावर 2 डाल दो, कोफिशिएंट 1 पावर 1 डाल दो, पूरे 2 पर डिपेंड करेगा, पूरे 1 पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल चेक किया गया तो इसका पावर 2 नहीं आता है, पावर 1 ही आता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो ये गलत हो गया और ये क्या हो गया, सही हो गया। यानी अभिक्रिया का दर इसके आधार पर अगर निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए अगर हमको दर निकालना, इस रिएक्शन का स्पीड अगर निकालना है कि भाई NO2 कितना स्पीड से, NO2F कितना स्पीड से बन रहा है, तो अगर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। और जबकि इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सही आएगा। इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन गलत हो गया। यहां चेक करो भाई, एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, HNu 2HCl में बदल रहा है, ये एक अभिक्रिया दिया हुआ है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार देखें तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो हम लिख दिए अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा, R बराबर K H2, कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1, Cl2 का पावर 1 देंगे, कोफिशिएंट 1 है तो। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया भाई, जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो यहाँ पे आ गया R बराबर K H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0। नहीं तो H2 का पावर 0 आ गया तो यहाँ से क्या आएगा भाई, R बराबर K आ जाएगा, H2 का पावर 0 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 1। नहीं तो क्या यहाँ पर H2 और Cl2 पर प्रायोगिक रूप से जब चेक किया गया तो यहाँ पाया गया कि H2 और Cl2 की मात्रा पर अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करता है। बर्तन में कितनों H2 डाल दीजिए, कितनों Cl2 डाल दीजिए, अभिक्रिया होगा ही नहीं, ध्यान रखना है। और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि नहीं, H2 और Cl2 पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। अब प्रैक्टिकली चेक किया गया, प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो पाया गया कि अभिक्रिया का दर H2 और Cl2 की मात्रा पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। नहीं तो किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है HNu का मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा। HNu का मतलब क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा। यानी प्रकाश ऊर्जा पर हम लोगों का निर्भर करेगा, प्रकाश ऊर्जा पर जो है वो निर्भर करेगा। यानी कि एक बर्तन ले लिए, उस बर्तन में H2 डाल दो, Cl2 डाल दो, कितना भी डाल दो अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस बर्तन में आप सनलाइट डालना शुरू करो या लाइट एनर्जी डालना शुरू करो, अभिक्रिया शुरू हो जाती है। तो जितना ज्यादा लाइट एनर्जी डालोगे अभिक्रिया उतनी तेजी से HCl बनाना शुरू करेगी। इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया का दर प्रकाश ऊर्जा पर डिपेंड करेगा, H2 और Cl2 की मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ भी गलत रिजल्ट बता रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ भी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और ये प्रायोगिक क्या हो गया, सही होता है। तो प्रयोग तो हमेशा सही होता है भाई, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन सभी केस में सही नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से लिखा हुआ है इसी कारण से अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के बीच के संबंध बताने के लिए दूसरा नियम आया, जिसे प्रायोगिक वेग नियम समीकरण इंग्लिश में कहें तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है, या सिंपली वेग नियम भी कहा जाता है। यानी रेट लॉ, वेग नियम, यानी इंग्लिश में कहें तो रेट लॉ भी कहा जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, वही चीज यहां से हम लोग को बताया गया, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम आपको इतना पता है नहीं, तो आज के क्लास में हम लोग बताए कि अभिक्रिया का दर जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा तो अभिक्रिया का दर भी ज़्यादा। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा तो अभिक्रिया का दर ज़्यादा नहीं, और जितनी ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाएगा, ठीक है।
इस दिनों को एकदम ज़्यादा कोरिलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये बात सही है कि सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया के दर ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में तो हम लोग पढ़ेंगे। ढंग से आप इसको नोट कीजिएगा, फेयर कीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।